हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम देखेंगे कि यूपीएससी 2021 में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं मेंस के लिए, उन प्रश्न का विवरण देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्या क्या प्रश्न हैं और हमें किस प्रकार से उनका उत्तर लिखना है। सभी जानकारियाँ इस वीडियो में आपको दी जाएंगी, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। पहला प्रश्न आज हमारा है। पहला ही प्रश्न ये जो दिया है वह इकोनॉमी से रिलेटेड है, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये प्रश्न इस प्रकार है कि भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका पूरा फॉर्म होता है, फुल फॉर्म जीडीपी का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि वर्ष 2015 के पूर्व तथा वर्ष 2015 के पश्चात परिकलन विधि में अंतर की व्याख्या कीजिए। परिकलन विधि में क्या करना है, घरेलू उत्पाद जीडीपी का हमें व्याख्या करना है, वो भी 150 शब्दों में, यानी 150 शब्दों में आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पूंजी बजट तथा राजस्व बजट के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। इन दोनों बजटों के संघटकों को समझाइए। ये प्रश्न भी आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है। तीसरा प्रश्न इस प्रकार है कि देश के कुछ भागों में भूमि सुधारों ने सीमांत और लघु किसान की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किस प्रकार सहायता की है। आपको इस प्रश्न में ये बताना है कि कुछ भागों में जो किसान हैं, भूमि सुधार किस प्रकार से उनकी सहायता की गई है और किस प्रकार से की जाएगी। अगला हमारा चौथा प्रश्न इस प्रकार है कि भारत के जल संकट के समाधान में सूक्ष्म सिंचाई कैसे को किस सीमा तक सहयोगी है। इस प्रश्न का उत्तर भी आपको 150 शब्दों में देना है। ये प्रश्न जो है हमारा भूभौतिक घटनाओं से संबंधित है। आपको ये बताना है कि भारत में जो जल संकट है उसके समाधान में हम किस प्रकार से क्या उपाय कर सकते हैं और सूक्ष्म सिंचाई कैसे और किस सीमा तक सहायक होगी। पांचवा प्रश्न है, S-400 हवाई रक्षा प्रणाली विश्व में इस समय उपलब्ध किसी अन्य प्रणाली की तुलना में किस प्रकार से तकनीकी रूप से श्रेष्ठ है। ये प्रश्न हमारा डिफेंस यानी कि रक्षा से भी संबंधित है और IR यानी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से भी संबंधित है। छठा नंबर प्रश्न है हमारा, नवंबर 2021 में ग्लासगो में विश्व के नेताओं के शिखर सम्मेलन में CCOP 26 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में आरंभ की गई हरित ग्रिड पहल का प्रयोजन स्पष्ट कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA में यह विचार पहली बार कब दिया गया। यह प्रश्न आपको 150 शब्दों में लिखना है। इस प्रश्न में है कि यदि आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप न्यूज़ पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो निश्चित है कि आपको परीक्षा में आपको लाभ मिलेगा। ये प्रश्न जो है वो करंट अफेयर से है और कई अखबार में ये प्रकाशित खबर से भी संबंधित है। ये प्रश्न एक तरह से इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि IR अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हाल ही में जारी किए गए संशोधित वैश्विक वायु गुणवत्ता दिशा निर्देशों यानी AQG के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। विगत 2005 के अद्यतन से किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार भिन्न है। इस संशोधित मानकों को प्राप्त करने के लिए भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में
कितने परिवर्तनों की आवश्यकता है। भारत में जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया गया है, इसमें क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, क्या क्या परिवर्तन की आवश्यकता है, इस बारे में आपको लिखना है। ये प्रश्न भी आपको 150 शब्दों में यानी 150 शब्दों में इसका उत्तर देना है। ये प्रश्न भी आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिल सकता है और इस प्रश्न की तैयारी भी आप न्यूज़पेपर के माध्यम से थोड़ा सा कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 8वां नंबर कि भूकंप संबंधित संकटों के लिए भारत की वैधता की विवेचना कीजिए। पिछले 3 दशकों में भारत के विभिन्न भागों में भूकंप द्वारा उत्पन्न बड़ी आपदाओं के उदाहरण प्रमुख विशेषताओं के साथ दीजिए। प्रश्न आपको 150 शब्दों में देना है। ये प्रश्न जो है जीएस पेपर 1 से संबंधित है। जब आप भूगोल, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो आपको इस टॉपिक आपको ऐसा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल आदि जैसी महत्वपूर्ण भू भौतिकीय घटना, भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान की अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं जैसे कि जल स्रोत और हिम आवरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव आपको इस जीएस पेपर 1 के जियोग्राफी में पढ़ाया जाएगा। यदि आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा होगा तो निश्चित है कि आपने ये उत्तर लिखा होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 9वां नंबर हमारा प्रश्न ये है कि चर्चा कीजिए कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी, वो मनी लॉन्ड्रिंग में किस प्रकार योगदान है उसका ये बताना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए किए जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइए। आपको मनी लॉन्ड्रिंग की वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमा पार से होने वाले साइबर हमलों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। साथ ही इन परिष्कृत हमलों के विरुद्ध रक्षात्मक उपायों की चर्चा कीजिए। ये प्रश्न जो है हमारा एक तरह से कहें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी संबंधित है, टेक्नोलॉजी, और दूसरी तरह से ये हमारे आंतरिक सुरक्षा के और बाह्य सुरक्षा के रूप से भी महत्वपूर्ण है कि हमारे देश की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है और जो आंतरिक सुरक्षा है उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में ये प्रश्न आपको दिया हुआ है और इसको 150 शब्दों में इसका व्याख्या करते हुए उत्तर लिखना है। अगला 11वां नंबर प्रश्न ये है कि क्या आप सहमत हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने हाल ही में वी आकार के पुनरुत्थान का अनुभव किया है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। ये प्रश्न जो है आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। वी आकार की ये जो शब्द आपने पढ़ा वी आकार के पुनरुत्थान, ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था, तो आपको उसमें ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा और आपको अच्छे से समझाया जाएगा। हमारा अगला 12वां नंबर प्रश्न ये है कि तीव्रतर एवं समावेशी आर्थिक समृद्धि के लिए आधारिक अवसंरचना में निवेश आवश्यक है। भारतीय अनुभवों के परिप्रेक्ष्य में विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला 13वां नंबर प्रश्न हमारा ये दिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की मुख्य विशेषता क्या है। जो हमारी खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसकी 2013 की मुख्य विशेषता का वर्णन करना है। खाद्य सुरक्षा विधेयक ने भारत में भूख तथा कुपोषण को दूर करने के किस प्रकार सहायता की है। ये प्रश्न आपको 200 शब्दों में देना है। इनका जो उत्तर है आपको 250 शब्दों में देना है।
ये बताना है कि हमारी जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा है अधिनियम, उसमें विशेषता क्या क्या है। 14 नंबर प्रश्न ये है कि फसल विविधता के समक्ष मौजूदा चुनौतियाँ क्या क्या हैं। उभरती प्रौद्योगिकियाँ यानी टेक्नोलॉजीज फसल विविधता के लिए किस प्रकार अवसर प्रदान करती है। ये प्रश्न आपको 250 शब्दों में उत्तर देना है। फसल विविधता के समकक्ष चुनौतियाँ यानी कि हमारी जो फसल है, भारतीय फसल, भारत में जितनी फसल उगाई जाती है उनका क्या क्या कारण ऐसे हैं जिनसे फसल का उत्पादन कम हो जाता है, या फिर उनमें रोग लग जाते हैं, या फिर कई इनसे परिस्थितियाँ आ जाती हैं जिनसे कि हमारे फसल का उत्पादन अच्छे से नहीं होता है। इस बारे में हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो किस प्रकार से सफल होगी, और इस बारे में हम विवेचना करना है। हमारा 15 नंबर प्रश्न ये है कि अनुप्रयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास संबंधी उपलब्धियां क्या हैं। ये उपलब्धियां समाज में निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होगी। प्रश्न आपको 250 शब्दों में देना है। प्रश्न का उत्तर में ये बताना है कि जैव प्रौद्योगिकी शोध क्या है और इससे समाज में जो निर्धन वर्ग के लोग हैं उन पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, उत्थान में किस प्रकार सहायक होगी, जो उनको लाभ मिलेगा वह किस प्रकार से लाभ मिलेगा। प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। 16 नंबर प्रश्न ये है कि वर्ष 2014 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से आकासाकी, अमानो तथा नाकामुरा को 1990 के दशक में नीली एलईडी के आविष्कार के लिए प्रदान किया गया था। इस आविष्कार ने मानव जाति के दैनंदिन जीवन को किस प्रकार से प्रभावित किया है। ये प्रश्न आपको 250 शब्द में लिखना है कि जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1990 के दशक में ये नीली एलईडी का आविष्कार किया था, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वो मानव जीवन में किस प्रकार से प्रभावित किया है, इस बारे में ये प्रश्न दिया हुआ है। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न 17 नंबर पे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिए। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धता क्या है। ये प्रश्न आपको 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है। अगला हमारा 18 नंबर प्रश्न ये है कि भूस्खलन के विचित्र कारणों और प्रभावों का वर्णन कीजिए। राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटकों का उल्लेख है। प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। ये प्रश्न जो है हमारा GS पेपर 3 से संबंधित है, जिसमें आपदा प्रबंधन से संबंधित है कि जो भूस्खलन होता है यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में जो मिट्टियाँ क्या होती हैं, सड़क कर नीचे चली जाती हैं, स्खलित हो जाती हैं, उनके कारण और प्रभाव का वर्णन करना है। और किसी राष्ट्र के लिए या राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति के महत्वपूर्ण घटक का हमें विवेचना करना है, उल्लेख करना है। अगला 19 नंबर प्रश्न हमारा ये है कि भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बाह्य राज्य और गैर राज्य कारकों द्वारा प्रस्तुत बहुआयामी चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए आवश्यक उपायों को भी चर्चा कीजिए। ये प्रश्न जो है सीधी तौर से हमारी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है, और ये इसमें प्रश्न में ये बताना है कि इस संकट का मुकाबला करने के लिए जो उपाय आवश्यक हैं उनका चर्चा करना है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको 250 शब्दों में देना है। हमारा आखिरी और अंतिम प्रश्न ये है कि आतंकवाद की जटिलता और तीव्रता, इसके कारणों, संबंधों तथा अप्रिय गठजोड़ का विश्लेषण
कीजिए। आतंकवाद के खतरे के उन्मूलन के लिए उठाए जाने वाले उपायों को भी सुझाइए। प्रश्न आपको 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है। इसमें ये बताना है कि आतंकवाद क्या है और इसके कारण क्या है कि आतंकवाद हमारे देश में और भी फैलता जा रहा है, इसके जो प्रभाव हैं और इसे किस प्रकार रोका जा सकता है, और भी कई इसमें पॉइंट आपको जोड़ करके लिखने होंगे, जिससे कि जो निरीक्षक होगा, आपकी कॉपी जो चेक करेगा परीक्षक, उसके मस्तिष्क पर, उसके हृदय पर आपके विचारों का प्रभाव पड़े और आपकी कॉपी की जो चुने हुए शब्द उसमें प्रयोग करिएगा, जिससे कि उसको अच्छे से समझ में आए और आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो। यही शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा हमारे साथ हैं, बने रहे। इसी तरह हमारे साथ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।